रोहन एक बहुत ही गरीब परिवार से था। वो पढ़ाई लिखाई में बहुत ही होशियार था। उसके माता पिता ने बड़ी ही मुश्किलों से उसे पढ़ाया लिखाया था। अब रोहन की कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी हो चुकी थी। अब रोहन को तलाश थी तो एक अच्छी नौकरी की। वो नौकरी करके पैसे कमाकर अपने माता पिता को आराम की जिंदगी देना चाहता था। एक दिन की बात है, रोहन नौकरी के लिए एक बहुत ही बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देने गया। रोहन, क्या आपने कभी किसी और कंपनी में नौकरी की है? जी नहीं। सॉरी, हम तुम्हें ये नौकरी नहीं दे सकते। लेकिन सर, आप मुझे नौकरी क्यों नहीं दे सकते? वो तुमने पहले कहीं भी नौकरी नहीं की है, इसलिए हम तुम्हें ये नौकरी नहीं दे सकते। अब तुम जा सकते हो। रोहन उदास मन से वहाँ से निकल जाता है और फिर वो दूसरी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाता है। वहाँ के कंपनी के मालिक ने भी रोहन को नौकरी देने से मना कर दिया। फिर वो उदास मन से वापस अपने घर लौट आता है। तभी रोहन की माँ रोहन के सिर पर प्यार से हाथ फेरती है। उदास मत हो बेटा, मिल जाएगी तुझे नौकरी। माँ, इतनी पढ़ाई करने के बाद भी मुझे कोई नौकरी देने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, ऐसे दिल छोटा नहीं करते। तुझे कोई ना कोई नौकरी जरूर मिल जाएगी। अच्छा, मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ। तूने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। माँ, मुझे भूख नहीं है। ऐसे कैसे भूख नहीं है? मैं तेरे लिए अभी खाना लेकर आती हूँ। रोहन की माँ रोहन के लिए खाना लेकर आती है और उसे खाने के लिए कहती है, ले बेटा, खाना खा ले और ज्यादा परेशान मत हो, भगवान सब ठीक करेंगे। रोहन माँ के बार बार कहने पर खाना खा लेता है और अगले दिन मेरे सभी दोस्तों को तो बड़ी अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई, बस मैं ही रह गया। कब तक मैं अपने माँ बाप के ऊपर बोझ बना रहूंगा। ये सब सोचते हुए रोहन घर से निकल जाता है और वो सोचते सोचते एक चौराहे पर पहुंच जाता है, जहां वो देखता है ये किस चीज के लिए इतने लोगों की भीड़ लगी है? वो देखता है कि एक पानीपुरी वाले के ठेले पर पानीपुरी खाने के लिए लोगों की लाइन लगी हुई है। अब पानीपुरी देखकर रोहन का भी मन पानीपुरी खाने का हो गया, तो उसने दुकानदार से पानीपुरी खिलाने के लिए कहा, भैया, एक प्लेट मुझे भी पानीपुरी देना। आप ही लो बाबूजी। पानीपुरी वाला रोहन को पानीपुरी खिलाने लगा। उस पानीपुरी वाले की पानीपुरी खाकर रोहन कहने लगा, भैया, तुम्हारी पानीपुरी का तो जवाब ही नहीं। पानीपुरी वाला खुश होते हुए, भैया, बस आप लोगन की दुआ है। भैया, कितने पैसे हुए? 20 रुपया बाबूजी। रोहन पानीपुरी खाकर अपने घर जा रहा होता है। तभी रोहन की माँ का फोन आता है, बेटा तू जल्दी घर आ जा, तेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, उन्हें अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा। हाँ ठीक है माँ, मैं अभी आता हूँ, तुम परेशान मत हो। रोहन फौरन घर पहुँच जाता है और वो अपने पिताजी को लेकर अस्पताल जाता है। वहाँ डॉक्टर रोहन से उसके पिताजी को आराम करने के लिए कहते हैं, देखिए, इन्हें आराम की सख्त जरूरत है। ज्यादा काम करने की वजह से इनकी ये हालत हुई है। ये कुछ दवाइयाँ हैं जो मैंने लिख दी हैं, इन्हें बाजार से लेकर इन्हें खिला देना। और हाँ, एक बात का और ध्यान रखना, इन्हें बिल्कुल भी काम करने मत देना और इनके खाने पीने का अच्छे से ख्याल रखना। ठीक है डॉक्टर साहब। रोहन माँ पिताजी को लेकर घर आ जाता है और फिर वो दवाई लेने केमिस्ट की दुकान पर पहुंचकर उससे दवाई मांगता है। ये लो आपकी दवाई। कितने पैसे हुए? 2000। 2000? जी, 2000। ठीक है, आप एक काम करो, अभी मुझे आधी दवाई दे दो, बाकी की दवाई मैं बाद में आकर ले लूंगा। रोहन केमिस्ट वाले से दवाई लेकर मन ही मन सोचता जा रहा था, मैं भी कैसा बेटा हूँ जो अपने पिताजी का ठीक से इलाज भी नहीं करवा सकता। रोहन ये सब सोचते हुए जा ही रहा होता है, तभी उसे वही पानीपुरी वाला दिखाई देता है। उसे देखकर रोहन के मन में ख्याल आता है, क्यों ना मैं भी पानी पूरी बेचूं। अभी मेरे पास कोई काम भी नहीं है और पानी पूरी बेचने में ज्यादा खर्चा भी नहीं है, और इस पानी पूरी वाले के ठेले पर लोगों की कितनी भीड़ लगी रहती है। रोहन मन में ठान लेता है कि अब से वो पानीपुरी बेचेगा। फिर क्या था, रोहन दौड़कर घर गया और उसने दवाई अपनी माँ को देकर बाजार से पानीपुरी बेचने का सारा सामान ले आया और उसने भी पानीपुरी बनाकर एक ठेले पर रखकर उसी पानीपुरी वाले के ठेले के सामने बेचने लगा। ये क्या, मेरे ठेले पर तो कोई भी पानी पूरी खाने नहीं आ रहा। ये देखकर रोहन का मन उदास हो जाता है। तब की रोहन के ठेले पर पानीपुरी खाने आती है। भैया, पानीपुरी की प्लेट कितने की है? 15 रुपए। ठीक है, एक प्लेट पानीपुरी खिला दो। जी अभी। उस औरत को रोहन की पानीपुरी बहुत स्वाद लगी। एक प्लेट और देना। वाह भैया, तुम्हारी पानीपुरी तो बड़ी स्वाद है,
ये लो अपने 30 रुपए। तभी एक और लड़की रोहन के ठेले पर पानी पूरी खाने आती है। भैया 1 प्लेट पानी पूरी तो देना। जी अभी देता हूँ। वो लड़की भी 1 की जगह 2 प्लेट पानी पूरी खाती है और उसे उसके पैसे देकर चली जाती है। आज रोहन की कोई कमाई नहीं हुई थी। रोहन का मन उदास जरूर था, पर उसने हिम्मत नहीं हारी थी। फिर उसने जो भी पैसे कमाए थे वो उसने अपनी माँ को दे दिए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तू पढ़ लिख कर पानी पूरी बेचेगा। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, और जब मुझे काम मिल जाएगा तब मैं पानी पूरी बेचना छोड़ दूंगा। फिर अगले दिन सुबह जल्दी उठकर अपनी पूरी बनाने लगता है। जब उसकी पानी पूरी बन जाती है तो वो उसे बेचने चला जाता है। वो अपना ठेला उसी पानी पूरी वाले के सामने लगाता है। ये देखकर पानी पूरी वाला रोहन के ऊपर गुस्सा करने लगता है। अपना ठेला कहीं और जाकर लगा। पर भैया यहाँ तो कोई भी लगा सकता है, जैसे आपने अपना ठेला लगाया है। पानी पूरी वाले के इतना मना करने पर भी रोहन अपना ठेला वहाँ से नहीं हटाता और पानी पूरी बेचने लगता है। तभी रोहन के ठेले पर कल वाली औरत पानी पूरी खाने आती है। भैया आपकी पानी पूरी इतनी बढ़िया थी ना कि आज फिर आपकी पानी पूरी खाने का मन हुआ। अब जल्दी से मुझे पानी पूरी खिला दो। रोहन उस औरत को पानी पूरी खिला देता है। इसी तरह कल जिसने रोहन के ठेले से पानी पूरी खाई थी वो दोबारा पानी पूरी खाने आते हैं। इतना ही नहीं, धीरे धीरे और भी लोग पानी पूरी खाने आने लगे। आज रोहन ने ठीक ठाक पैसे कमा लिए थे और उसने सारे पैसे जाकर अपनी माँ को दे दिए। माँ पैसे देखकर बड़ी खुश थी। चुप चुप छिए मेरे लाल, तुझे किसी की नजर ना लगे। माँ मेरे लिए दुआएं ही करती रहोगी या खाना भी खिलाओगी? माँ बड़े जोरों की भूख लगी है। हाँ हाँ अभी लाती हूँ। रोहन खाना खाकर सो जाता है और अगले दिन हमेशा की तरह रोहन अपना पानी पूरी का ठेला लगाकर पानी पूरी बेचने लगता है। उस पानी पूरी वाले के जितने भी ग्राहक थे वो सब रोहन के ठेले पर पानी पूरी खाने आने लगते हैं। ये देखकर उस पानी पूरी वाले को ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी और वो उससे जलने लगा था। इस रोहन का तो कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। मेरे सारे ग्राहक एक एक करके उसके पास चले गए। रोहन पानी पूरी बेच ही रहा होता है तो उसे प्यास लगती है। वो अपना ठेला छोड़कर पानी लेने चला जाता है, लेकिन रोहन का फोन गलती से वहीं पर छूट जाता है। तभी मौके का फायदा उठाकर पानी पूरी वाला रोहन की पानी पूरी में गंदा बदबूदार पानी मिला देता है। लेकिन उस पानी पूरी वाले को ये नहीं पता था कि उसकी ये सब करते हुए फोन में वीडियो बन रही है और वापस अपने ठेले पर आकर पानी पूरी बेचने लगता है। फिर कुछ ही देर में रोहन भी आ जाता है। तभी रोहन के पास एक आदमी पानी पूरी खाने आता है। भैया पानी पूरी तो खिलाना। जैसे ही रोहन आदमी को पानी पूरी खिलाता है, छी, इतनी गंदी पानी पूरी, इसमें से तो सड़ी हुई बदबू आ रही है। ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने तो खुद सुबह ही ताजी पानी पूरी बनाई है। आदमी पानी पूरी छोड़कर चला जाता है और वो पहले वाले पानी पूरी वाले के पास जाकर पानी पूरी खाने लगता है। इसी तरह एक एक करके सारे ग्राहक रोहन के पास से चले जाते हैं और पहले वाले पानी पूरी वाले के पास जाकर पानी पूरी खाने लगते हैं। ये देखकर रोहन सोचने लगता है, ये कैसे हो सकता है? मैंने तो एकदम बढ़िया और ताजे सामान का इस्तेमाल किया था, फिर कैसे ये सब हो गया? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर शाम हो जाती है। रोहन अपने घर चला जाता है। आज वो माँ को ज्यादा पैसे नहीं दे पाया था। उसका मन भी उदास था। वो बिना खाना खाए सोने चला जाता है और अपने फोन में कुछ देखने लगता है। अरे ये क्या? ये तो पानी पूरी वाला है, और ये मेरी पानी पूरी में क्या मिला रहा है? अच्छा तो ये बात है, इसने मुझे बदनाम करने के लिए ये सब किया। फिर अगले दिन रोहन हमेशा की तरह अपनी जगह पर जाकर पानी पूरी बेचने लगता है और वो जानबूझकर अपना ठेला छोड़कर वहाँ से चला जाता है। तभी रोहन के जाने के बाद पानी पूरी वाला आकर उसकी पानी पूरी में गंदा बदबूदार पानी मिलाने लगता है। तभी रोहन आकर उसे रंगे हाथ पकड़ लेता है। बताओ तुमने ये सब क्यों किया? बताओ। रोहन उससे पूछ ही रहा होता है, तभी और आदमी उनके पास आकर इकट्ठे हो जाते हैं। रोहन उन सबको उसके फोन में बनी वीडियो दिखाता है। ये देखो इसकी करतूत। फिर सभी आदमी उस पानी पूरी वाले से पूछते हैं, बता तूने ये सब क्यों किया? क्योंकि सभी लोग रोहन से पानी पूरी खाने लगे थे। मुझसे कोई भी पानी पूरी खाने नहीं आता था। हमारे ग्राहक कम होते जा रहे थे, इसलिए हमने ये सब लालच में आकर किया। हमका माफ कर दे भैया, आगे से ऐसे नहीं करेंगे। हमका माफ कर दे भैया, हमका माफ कर दो। लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता और उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। चमनपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव में दिन के समय सभी लोग
अपने अपने कामों में लगे हुए थे। गांव में काफी सारे बच्चे थे। वे सभी दिन के समय अपने अपने दोस्तों के साथ गांव के मैदान में जाकर खेला करते थे। एक दिन की बात है, रोज की तरह ही बच्चे दिन में मैदान में खेल रहे होते हैं कि तभी उस मैदान से कुछ दूरी पर एक भयानक भूत खड़ा हुआ उन बच्चों को खेलता हुआ देख रहा होता है और बोलता है, अरे वाह रे वाह, इस गांव में तो बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं। अब तो समझो कि मेरा काम बन गया। अब तो मैं इसी गांव में अपना डेरा डालूंगा। भूत ऐसे बोलकर वहाँ से हंसता हुआ चला जाता है और कुछ दूर जाकर भूत एक आदमी का रूप ले लेता है और गांव के बाजार में जाकर अपनी पतंगों की एक छोटी सी दुकान लगाता है। भूत मन ही मन मुस्कुराता हुआ बोलता है, अब आएगा असली मजा। अब देखना कैसे गांव के बच्चे मेरी इस जादुई पतंग के शिकार होते हैं। ऐसे बोलकर भूत एक आदमी के रूप में अपनी पतंग बेचने लगता है और जोर से आवाज लगाकर गांव के सभी बच्चों को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। अरे ले लो रे ले लो, मेरी प्यारी प्यारी रंग बिरंगी पतंगे ले लो। कुछ ही देर में पतंग की दुकान के आगे कुछ लोग आ खड़े होते हैं और आपस में बात करने लगते हैं। अरे ओ गंगाधर, ये आदमी हमारा गांव का तो नहीं लागत है और ये रंग बिरंगे कागज काहे बेच रहा है? अरे बबलू भैया, ये रंग बिरंगे कागज नहीं, ये तो पतंग है पतंग। अरे जौन हवा में उड़ा था वही पतंग। हमारे गांव में पहली बार किसी ने पतंग की दुकान लगाई है। हाँ। तभी पतंग की दुकान के पास कुछ बच्चे आ खड़े होते हैं और पतंग को देखते ही अपने पिताजी से पतंग खरीदने की जिद करने लगते हैं। पिताजी देखो ना कितनी सुंदर रंग बिरंगी पतंगे, मुझे भी एक पतंग चाहिए, पिताजी दिला दो ना। चिंटू की तरह और भी बच्चे अपने पिताजी से पतंग खरीदने की जिद करने लगते हैं। अरे भैया, बच्चा पतंग मांग रहा है तो दिला दो ना, और वैसे भी मेरी पतंग ज्यादा महंगी नहीं है। हाँ, वैसे तो मैं शहर में ये एक पतंग 5 रुपए की बेचता हूँ, पर इन गांव के बच्चों के लिए एक पतंग बस 1 रुपए की है। अरे भैया, क्या कहा तुमने? बस 1 रुपया की है? हाँ। अरे तो फिर हमारे चिंटू को एक नहीं 3 पतंग दे दियो। हाँ। चिंटू के साथ कुछ और बच्चे भी दुकान से पतंग खरीदकर मैदान में पतंग उड़ाने के लिए चले जाते हैं। कुछ देर में भूत भी अपनी पतंग की दुकान बंद करके अपने घर चला जाता है और घर आकर अपने भूतिया रूप में जोर जोर से हंसते हुए बोलता है, ये गांव वाले कितने बेवकूफ हैं। ये जानते हुए भी कि मैं इस गांव का नहीं हूँ, फिर भी कुछ लोगों ने मुझसे पतंगे खरीद कर अपने बच्चों को दे दी। अब तो बस मुझे इंतजार है मेरी जादुई पतंगों का। वो मेरे पास अपना शिकार लेकर उड़ती हुई आती ही होंगी। दूसरी ओर मैदान में बच्चे बड़े ही मजे से पतंग उड़ा रहे होते हैं कि तभी देखते ही देखते पतंग उड़ा रहे बच्चे भी पतंग के साथ उड़ने लगते हैं और भूत की जादुई पतंग उन बच्चों को अपने साथ उड़ाकर भूत के पास ले आती है। चिंटू अपने दोस्त सोहन से बोलता है, अरे सोहन, ये क्या हुआ रे? हम बच्चे पतंग उड़ा रहे थे, पर पतंग तो हमें ही अपने साथ उड़ाकर ना जाने कहाँ ले आई है। अरे मर गए रे, मर गए। ये इतना बड़ा राक्षस कहाँ से आ गया रे? अरे वाह वाह मेरी पतंगों, तुमने तो बहुत ही बढ़िया काम किया है। कई सारे बच्चे उड़ाकर मेरे पास ले आई हो। अब तुम बच्चों को मुझसे कोई नहीं बचा सकेगा। ऐसा बोलकर भूत उन सभी बच्चों को एक कमरे में बंद कर देता है और अगले दिन फिर से आदमी का रूप लेकर अपनी पतंग की दुकान पर जाकर पतंग बेचने लगता है। तभी वहाँ कुछ बच्चे आते हैं और पतंग खरीदकर मैदान में पतंग उड़ाने चले जाते हैं और जैसे ही पतंग उड़ाते हुए बच्चों को कुछ देर होती है, पतंग उन्हें भी अपने साथ उड़ाकर भूत के घर ले आती है। फिर भूत उन बच्चों को भी बाकी बच्चों के साथ कमरे में। बच्चों के यूं अचानक से गायब हो जाने से पूरा गांव दहशत में आ गया था। जिन लोगों के बच्चे अचानक से गायब हुए थे
वे सभी इकट्ठा होकर मुखिया जी के पास जाते हैं। अरे मुखिया जी, ये हमारे गांव में आखिर हो क्या रहा है? अरे पहले तो हमारा बेटा चिंटू गायब हुआ और अब एक एक करके सभी बच्चे गायब होते जा रहे हैं। हमारा बेटा सोहन भी 2 दिनों से लापता है मुखिया जी। हाँ, ये तो बहुत ही अचंभे की बात है। आखिर कौन हमारे गांव के बच्चों को गायब कर रहा है? इन सब के पीछे किसका हाथ है? ये तो पता लगाना ही पड़ेगा। अगले दिन फिर से भूत अपनी पतंग की दुकान पर जाकर पतंग बेचने लगता है। आओ जी आओ, नन्हे मुन्ने बच्चे जल्दी आओ और मेरी लाल पीली हरी नीली अपने अपने पसंद की पतंग ले जाओ। अरे गोलू, तुम तो अभी पतंग उड़ाने के लिए बहुत ही छोटे हो। ऐसा करो, तुम अपने भाई भोलू के साथ जाओ और उसे पतंग उड़ाते हुए देखो, ठीक है? फिर गोलू अपने बड़े भाई भोलू के साथ चला जाता है और भोलू को पतंग उड़ाते हुए देखने लगता है। और कुछ ही देर में भोलू भी पतंग के साथ आसमान में उड़ता हुआ भूत के घर पहुंच जाता है। गोलू भोलू को पतंग के साथ उड़ते हुए देख लेता है और भागता हुआ अपनी माँ के पास जाता है और उन्हें सारी बात बताता है। कमला गोलू के साथ और भी गांव के लोगों को इकट्ठा करती है और मुखिया जी के पास ले जाती है और सभी को सारी बात बताती है। अरे ये क्या कह रही हो कमला बहन? भोलू को पतंग उड़ाकर अपने साथ ले गई? जरूर हम सब के बच्चों को भी ऐसे ही पतंग उड़ा कर ले गई होगी। हमें तो इन सब के पीछे उसी पतंग वाले आदमी का काम लागत है। हमने तो पहले ही कहा था ये आदमी हमारे गांव का नहीं लागत है। हम सब लोगों को उस पतंग बेचने वाले के घर जाकर देखना होगा कि माजरा क्या है। हाँ, मगर ये काम हमें बड़े ही छुप छुपा के करना होगा। अगर उस आदमी को हम लोगों की जरा भी भनक लग गई तो वो हमारे बच्चों का ना जाने क्या करेगा। फिर मुखिया जी गांव के कुछ लोगों को पतंग बेचने वाले आदमी के घर ले जाते हैं और चुपके से खिड़की से देखने लगते हैं कि तभी उन्हें जोर जोर से डरावनी हंसी हंसता हुआ एक भूत दिखाई देता है और उसी के पास एक कमरे में बंद बच्चे भी दिखाई देते हैं। तभी चिंटू भूत से बोलता है, भूत अंकल, हमें घर जाना है। आखिर आपने हम बच्चों को ऐसे अपने घर में कैद करके क्यों रखा है? हमने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप हमें मारना चाहते हो? अरे मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, बस 2 दिन की और बात है, फिर मैं तुम सबका काम तमाम कर दूंगा। 2 दिन बाद अमावस की काली रात है। उस दिन मैं अपने शैतान देवता को तुम सबकी बलि दूंगा। और पता है, मैं जितने ज्यादा बच्चों की बलि दूंगा, मेरे शैतान देवता मुझसे उतने ही ज्यादा खुश होकर मुझे शैतानी शक्ति प्रदान करेंगे। फिर मैं इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली भूत बन जाऊंगा। अरे मर गए रे! अरे मुखिया जी, ये ससुरा भूत तो हमारे बच्चों की बलि देने की बात कह रहा है। अब आप ही बताइए कि क्या करें? कैसे अपने बालक बच्चों को उस भूत के चुंगल से बचाएं? सबसे पहले तो इस भूत को ठिकाने लगाना होगा और ये काम पहाड़ी वाले तांत्रिक बाबा ही कर सकते हैं। फिर सभी लोग कमला बहन के साथ पहाड़ी वाले तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये लो पवित्र जल की शीशी, इसमें सभी पवित्र नदियों तालाबों का जल मिला हुआ है। आप लोग किसी तरह ये जल उस पतंग बेचने वाले भूत के ऊपर डाल देना। पर हाँ, उससे पहले तुम्हें उस भूत की सारी जादुई पतंगों को आग लगानी होगी। और फिर सभी रात के समय भूत के घर के पास जाते हैं। मेरे पास एक सुझाव है। बबलू और गंगाधर औरत के रूप में भूत के घर में जाते हैं और अपनी अदाओं से उसका ध्यान भटकाने लगते हैं। भूत जैसे ही बबलू के पास जाकर उसका हाथ पकड़ता है, गंगाधर मौका देखकर भूत की सभी पतंगों में आग लगा देता है। धोखा, मेरे साथ धोखा। तुम दोनों कोई अप्सरा नहीं बल्कि एक आदमी हो। ऐसे बोलकर गंगाधर भूत के ऊपर पवित्र जल डाल देता है। भूत के शरीर पर जल पड़ते ही वो भी भस्म हो जाता है। फिर सभी गांव वाले बबलू और गंगाधर का धन्यवाद करते हैं